उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। या थैंक यू पंकज जी, वॉइस बिल्कुल क्लियर, और मैं भी ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी वॉइस भी वहां तक प्रीटी क्लियर होगी। सर आपकी वॉइस भी बहुत अच्छे से आ रही है और आज आप लग भी बड़े अच्छे रहे हैं, सेव वेव करके एकदम चेहरा आपका चमक रहा है। और अगेन सर स्वागत करता हूँ आपका। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए। और अगेन सर जब भी आपसे बातें होती हैं तो क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसा हमने आपके बारे में सुना है, और सिर्फ सुना नहीं है, मैं बैठा हूँ आपके साथ, बातचीत हुई है, तो वही है कि मैंने यही चीज है कि राजीव दीक्षित जी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, अगर राजीव दीक्षित जी से मिलने का मौका मिले तो सारे क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए। तो सर हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं जो आज हमारे साथ इस लाइव में कनेक्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपकी परमिशन से आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो सर यही जानना चाहूंगा आप कैसे हैं? अभी तो मैं ठीक ठाक हूँ सर, बिल्कुल। दिल्ली आज बात करी है तो ज्यादा बेहतर है इनफैक्ट। चलिए सर, तो सर सबसे पहला, हालांकि सर पूछने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे पूछना चाहिए जो बहुत जरूरी भी है, इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लगातार वो लोगों को इनकम करते हुए, ग्रो करते हुए देखते हैं, तो उनके भी ड्रीम्स होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं। जैसे अभी मेरे एक लीडर ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं भरतपुर से हूँ और मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में मैं इस इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर देख सकता हूँ। और ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, मेरे गेस्ट भी हैं जो लगातार ये क्वेश्चंस पुट करते हैं। तो मेरे यहाँ पे सिर्फ दो क्वेश्चन है एक साथ। पहला कि लोग बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री, देखो कोई बोलता है सर कि इस इंडस्ट्री में मतलब बड़ी बड़ी चीजें पूरी होती हैं, बड़े सपने, सारी चीजें होते हैं, और कोई बोलता है कि इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता है। आपके अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्री को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, और क्या इस इंडस्ट्री के अंदर करियर है तो कैसे है? ये एक मेरा सर क्वेश्चन है। देखिए, दो चीजें बड़ी सिंपल है पंकज जी। अगर हम लॉजिकली जाएं तो किसी भी चीज का सोल्यूशन कर सकते हैं, और जितना बेसिक एजुकेशन 10-12 तक भी आदमी पढ़ा है तो वो इस बात को बेहतर जानता है कि थिंग्स आर विच आर मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली ट्रू आर द ओनली थिंग्स विच आर यूनिवर्सल। अब एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है कि क्या हम अपना करियर देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। आज इस इंडस्ट्री का साइज सर 18,000 करोड़ है जो वाइड में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक इंडस्ट्री जिसमें 18,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है और इसके एसोसिएट्स के लिए लगभग उसमें से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का एक साल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो 5,000 करोड़ अगर एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन है किसी इंडस्ट्री का, ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड्स है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, इंडस्ट्री को लेके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, लीगलिटीज हैं, पूरा 6 पेज का गवर्नमेंट ने आपको 2022 के एंड में पूरा का पूरा, सॉरी 2021 एंड के अंदर 28 दिसंबर को एक्ट बना के दे दिया है, जिस इंडस्ट्री में 5400 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन उसके एसोसिएट्स में हुआ है। ये मैं जानना चाहता हूं उसके बाद वो कौन इंसान है जो ये जानना चाहता है कि मेरा करियर यहाँ पर है या नहीं है। मेरे ख्याल से उनका सवाल थोड़ा सा गलत हो जाता है। उन लोगों का सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ पर घुस जाऊं तो क्या मेरे करियर की गारंटी है। सवाल एग्जैक्ट मैं मानता हूं ये है लोगों का, क्योंकि 5400 करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर आप करियर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो या तो आप लॉजिकली अनट्रू हैं, या ब्लाइंड हैं, या शायद मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं रहे हैं। देखिए, इंडस्ट्री गारंटी तो करियर की किसी को देने नहीं वाली है पंकज जी, ये तो मुझे और आपको क्लियर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ, नेटवर्कर जरूर गारंटी दे देते हैं। एक आदमी जो बेसिक रूट से आया है, एजुकेशन नहीं हुआ, गुड एटमोस्फेयर में ट्रेनिंग नहीं हुआ है, वो बेचारा तो कुछ भी दावे कर देता है, जिसके कारण कई बार लोगों को लगता है कि शायद सारे नेटवर्कर वैसे हैं। मेजोरिटी वैसी है क्योंकि मेजोरिटी एक टाइम पे उन लोगों की रही थी। बट मेरे ख्याल से अगर 5400 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन और 18,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, उसके बाद लोग अपना करियर नहीं देख पा रहे, और वो भी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे है सर। ये मतलब जहां पर किसी व्यक्ति को सेल्स का टारगेट नहीं मिलता है, वेयर एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच हार्ड वर्क एंड हाउ मच व्हाट इन द वे यू आर पुटिंग दैट हार्ड वर्क। आप किस रास्ते से वो मेहनत कर रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर उस इंडस्ट्री का साइज अनरेगुलेटेड फेज के अंदर 18,000 करोड़ था, तो रेगुलेटेड फेज में ये 3 से 4 गुना बढ़ने वाला है विद इन 5 ईयर्स। ये कंफर्म है, और ये बात मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं कि मोटिवेशनल बात है। अनरेगुलेटेड फेज का टर्नओवर, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात नहीं है, हर एक इंडस्ट्री जिसमें अनरेगुलेटेड फेज में जो टर्नओवर करती है, रेगुलेटेड फेज में उससे 3 से 4 गुना ज्यादा करती है। ये प्रूवन साइंस है, ये प्रूवन मैकेनिज्म है, ये पास्ट में हुआ है, ये अभी भी होगा।
और अगर 20,000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूं आने वाले 5 साल में है, और 40 से 50,000 करोड़ का टर्नओवर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद एक बेवकूफ व्यक्ति ही ये सवाल कर पाएगा कि यहाँ पर मेरा करियर है या नहीं है। सी गारंटेड करियर तो डेफिनेटली नहीं है। If you are looking for a guaranteed career, if you are looking for a career where you will be getting paid off just by starting the direct selling, no, there is no career. But हाँ, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत करते हैं, सीखने में एटलीस्ट उतना समय देते हैं जितना एक प्रोफेशनल कोर्स को देते हैं, एटलीस्ट जो ग्रेजुएशन के टाइम पे देते हैं, सही से सीखते हैं और वैसी ही मेहनत से सीखते हैं, क्योंकि कॉलेज में भी अगर जाएंगे तो इंजीनियरिंग भी आपको करियर गारंटी करती है सर। इंजीनियरिंग गारंटी करती है कि ढंग से मेहनत करके 4 साल दोगे तो आगे करियर की गारंटी है। तो सिमिलरली अगर 4 साल इस प्रोफेशन को सीख के करने के लिए अगर ढंग से दिए जाएं, तो मुझे लगता है उस 4 साल में हम कुछ कमा के ही सीख रहे होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल करियर अ पर्सन कैन परस्यू, बट डेफिनेटली नॉट ए गारंटेड करियर। तो ये डेफिनेट है, लेकिन इस बेसिस पे हमारे को सिलेक्शन जरूर करना पड़ेगा। 100% सर, मतलब गारंटेड तो सर कहीं किसी भी चीज में नहीं हो सकती, और गारंटी है तो फिर इंसान अपने आप को डेवलप भी नहीं करता। तो बहुत अच्छा जवाब आपने दिया कि आपने फैक्ट बताया, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि जो चीज मैथमेटिकली आप दिखा सकते हैं वही एक्चुअल में एक प्रूफ है। तो सर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है जो आपने अभी बताया कि 20 दिसंबर 2021 गवर्नमेंट ने रूल्स ला दिए, लॉ ला दिया, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज थी, बहुत पॉजिटिव हम सबके लिए था, हम सब बहुत हैप्पी भी थे, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। लेकिन रिसेंटली सर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि आए दिन हमें ये चीज हमारे लोगों के सामने आती है और सबको ये जवाब चाहिए होता है। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमने सबसे पहले सुना देखा वर्ल्ड की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन, आज उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठ गए हैं, जांच हुई है। तो सर वहां से लोगों को थोड़ा सा ये लगा है कि सर ये सब क्या है, मतलब क्यों ये क्या ये क्वेश्चन किस तरीके से उठे हैं, क्या इससे करियर खत्म हो जाएगा या क्या इससे चीजें खत्म हो जाएंगी? आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, 2 चीजें पंकज जी, मैं इसे देखता हूं अगेन इल एजुकेशन ऑफ नेटवर्कर्स एंड अनएजुकेशन ऑफ द क्राउड। मीडिया क्या लिखता है, मीडिया किसी चीज का जस्टिफिकेशन नहीं है। अखबार में क्या लिखा गया है वो केस का एंडरजन नहीं लिखा। उन्होंने ये नहीं लिखा कि केस ने सुनवाई करी, उन्होंने बताया कि ईडी ने टेम्परेरी एक्शन लिया है। आप न्यूज पढ़ेंगे और जो लोग डिटेल न्यूज पढ़ते हैं तो ईडी ने खुद लिखा दिस इज अ टेम्परेरी एक्शन, अस्थायी तौर पर, हेडलाइन है न्यूज़पेपर की, अस्थायी तौर पर एमवे की प्रॉपर्टी को सीज किया गया है, अस्थायी तौर पर। अब मैं 2-3 क्वेश्चन करना चाहता हूं सर। ये पैनिक तो कर दिया, वर्डिक्ट देने वाले तो दे ही देते हैं, जज तो एक्चुअली मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान में ना जज की संख्या बताया जाता कम है, बट मुझे लगता है जज की संख्या शायद 150 करोड़ है और जेन्युइन जजों की संख्या शायद मुझे लगता है बहुत कम है। जज तो हमारे इस देश में 150 करोड़ जज हैं, और कुछ जज तो हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनकी खुद की पढ़ाई लिखाई कमजोर रही लेकिन जजमेंट बहुत एक्यूरेट मारते हैं। और न्यूज़पेपर पढ़ के जजमेंट देने वाले लोगों की संख्या की अगर आप बात करेंगे तो वो तो रिकॉर्ड तोड़, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट जज है हमारी कंट्री के पास। पता नहीं जब नमस्ते लंदन में अक्षय कुमार बता रहा था उस अंग्रेज को हमारी क्या खूबियां हैं, तो ये बताना कैसे भूल गया कि हमारे देश में न्यूज़पेपर पढ़ के जजमेंट करने वाले भी करोड़ों लोग हैं। ये वो लोग बताना भूल गए। वो मुझे लगता है कि मैं किसी दिन शायद फैक्चुअल बात बताऊंगा कि हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे जज बैठे अखबार पढ़ते हैं, फैसले सुना देते हैं। मैंने एक से सुना, वो बोले कि तुम्हारी माई बाप कंपनी बंद हो गई। मैंने कहा पहली बात मेरी माई बाप कंपनी ये कैसे हुआ, और दूसरी बात ये बंद कब हुई है, ये तूने कहाँ पढ़ा? तो उस बेचारे ने पढ़ी एमवे पे ईडी की कार्रवाई, तो उसने माना बंद ही हो गई है। अब इनकी गलती मैं नहीं मानता हूँ सर। देखो, जिन लोगों के पास, बेचारों के पास बैंक बैलेंस में इतना पैसा नहीं है कि उनके ऊपर कभी मोहल्ले की आरडब्ल्यू की कार्रवाई नहीं हुई, तो वो ईडी की कार्रवाई को तो बहुत बड़ा मानते हैं। इन बेचारों पे इनकम टैक्स की भी कार्रवाई कभी नहीं हुई, तो इन्हें लगा शायद ईडी की कार्रवाई बंद करने के लिए होती है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन करना चाहूंगा, मे बी दैट इज ब्रेन ओपनर। ऐसी वर्ल्ड की कौन सी इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट कर रही है जिसकी टॉप कंपनीज पे ईडी ने जांच ना करी? सर वो तो जांच तो बिल्कुल कर सकती है, जांच का हक क्या तो बिल्कुल है। इंडस्ट्री पे कर रही है? यस सभी बड़ी कंपनीज पे कर रही है जी। अब दूसरा सवाल, कितने भिखारियों पे आज तक ईडी ने कार्रवाई करी है? किसी पे भी नहीं। मतलब जब भी इंडस्ट्री कार्रवाई होती है तो टॉप कंपनीज पे होती है। तो ठीक है, फिर हम भी तो टॉप कंपनी हैं,
हमारी टॉप कंपनी पे कार्रवाई हुई है, प्रूफ है कि हम एक रेस्पेक्टेबल काम कर रहे हैं। जो इतना बड़ा काम है, कम से कम ईडी को कार्रवाई तो करनी पड़ी, वरना भिखारियों के टर्नओवर पे या किसी दुकान के टर्नओवर पे आपने सुना है कार्रवाई हुई? तो जो लोग कल तक ये बोल रहे थे एमएलएम कुछ बड़ा नहीं करेगी, भाई इतना बड़ा करके तो दिखा दिया, अब ईडी को जांच करनी पड़ रही है तो ईडी से पार आके भी दिखा देंगे। पहले एक एक करके किस्तों में तो जवाब लेते जाइए। दूसरी बात, अब मेरे को आपसे पूछना है, यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस बैठी है जिनको ये बात सुन के झटका लगेगा कि अभी अभी Xiaomi मोबाइल के 5,000 करोड़ ईडी ने जब्त कर लिए हैं। तो अगर गलती से कोई मुझे रेडमी फोन पे सुन रहा है तो वो सावधान हो जाओ, आपकी माई बाप कंपनी पे ईडी का छापा पड़ा, ऐसा ना हो कल आपके फोन को ईडी जब्त कर ले या आप पे भी कानून कोई केस बन जाए क्योंकि आप ईडी की कार्रवाई हुई कंपनी को इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये एक बड़ा बेवकूफी भरा जजमेंट जो पब्लिक ने पास करा। देखिए, एक कंप्लेंट आई है, बड़ी कंपनीज पे कंप्लेंट होती है, होती रही। जिसके पास पैसा है उसका पैसा हर किसी को चाहिए, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहता है। उस पे ईडी ने जांच करी। ईडी ने कहा कि मेरे पास 2-3 जांच में मुझे लग रहा है, ईडी ने जजमेंट नहीं दी है, जजमेंट कोर्ट देगी। कुछ गधे ये समझते हैं कि ईडी जजमेंट एजेंसी है, जबकि वो जांच एजेंसी है। इट कैन इन्वेस्टिगेट, वो फाइनल फैसला नहीं देती है। ईडी ने कहा कि मुझे जांच में ऐसा लग रहा है, तो मैं कोर्ट को चाहूंगी कि इसके बिहाफ पे डिसीजन ले। और क्योंकि ईडी का एक कॉमन प्रोटोकॉल है, बेसिक प्रोटोकॉल है कि ईडी जब भी किसी जजमेंट के नजदीक अपनी जांच को पहुंचाती है, इन्वेस्टिगेशन को पहुंचाती है, तो फॉर सिक्योरिटी से प्रॉपर्टी को सीज कर देती है। वही एमवे के साथ हुआ। उसको कुछ अनपढ़ जजों ने फैला दिया, बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गई। उन्हें ले जाके एमवे के ऑफिस घुमा के आइए, उसके बाद क्या बात करेंगे? इट्स ऑपरेशनल। उनका हेड ऑफिस है, ऑपरेशनल है, उनकी वेबसाइट ऑपरेशनल है। तो बंद क्या हुआ है? एमवे के ब्रांडिंग के चूहे तो नहीं बंद कर दिए बिलों के अंदर। एग्जैक्टली मुझे तो कुछ बंद टाइप की चीज दिख नहीं रही है। तो देर आर मेनी थिंग्स, रॉन्ग पर्सपेक्टिव्स एंड कंप्लीटली इल एजुकेशन, दैट इज व्हाट इज गोइंग अराउंड। तो सर मुझे एक चीज और लगती है इंडस्ट्री के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है, बिकॉज जिस ईडी के मॉडल पे हम डाउट कर रहे हैं, पिरामिड स्कीम, सबसे पहले यूएस से शब्द निकला है। एंड यूएस के अंदर एमवे इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, लीगल ऑर्गेनाइजेशन, and it has already been checked on the basis of pyramid scheme pretending in US. Similarly, it goes with UK. 150 प्लस कंट्रीज में जो ऑर्गेनाइजेशन लीगली काम कर रही है, उसी मॉडल पे, जो मॉडल आपकी कंट्री के अंदर है, तो पिरामिड स्कीम डिक्लेयर नहीं करा जा सकता। कुछ स्टूपिड इडियोटिक टाइप के आदमी टेम्परेरी प्लेजर ले रहे थे। As soon as MWay will come out, they'll be keeping their mouth shut, and this case would be the benchmark reference for all of the direct selling industry, जहां पर बाकी कंपनीज को भी ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि on behalf of this case, Indian public will understand that yes, direct selling is not a pyramid scheme companies. यहाँ genuine और fake companies के बीच में डिफरेंस है, जो पब्लिक पहले नहीं कर पा रही थी। तो एजुकेटेड लोग आएंगे, बेवकूफ ठुकराएंगे। ये 6.5 लाख साल से हो रहा है, ये होता भी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। बेवकूफ लात खाते हैं और जो समझदार हो पैसा बनाते हैं, वो इसी नियम के तहत बनाते हैं। बाकी अखबार वाले जज बने रहेंगे, मेरे आपके सेशन के बाद भी बने रहेंगे। 100% सर। और एक बहुत अच्छी चीज जो सर यहाँ पे आपने बोली, जो मैं फिर से रिकॉल करवाना चाहूंगा कि अगर ये चीजें होंगी तभी ये डिफरेंशिएट हो पाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जब तक जांच नहीं होगी तब तक सही और गलत में डिफरेंशिएट भी तो नहीं होगा। तो जांच का हक बिल्कुल है सरकार के पास हर चीज की। वो कल को किसी भी पर्सन पे जांच कर सकती है, वो किसी एक्टर पे जांच कर लेती है, वो किसी अच्छी कंपनी में, तो जांच करने का उनको पूरा हक है। और जब जांच 2022 में बात कर रहे हैं, और इससे पहले त्रेता युग में राम जी ने सीता माँ की अग्नि परीक्षा ले ली थी, तो हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, अच्छी बात है ना। उसके बाद पवित्रता का सर्टिफिकेट भी तो मिलेगा। यस 100% सर। तो कहीं ना कहीं जब इससे चीजें निकल जाएंगी तो ये क्लियर होगा क्या सही और क्या गलत है, और ये डिफाइन करना भी बहुत इजी हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि हाँ ये सही है और ये गलत है। तो सर बहुत सही चीज यहाँ पे आपने एटलीस्ट लोगों को दी। नेक्स्ट जो चीज है जो सर मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सर देखिए नॉर्मल, मैं आपको बताऊं सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, तो मैंने नॉर्मल लाइफ के अंदर देखा है। क्योंकि सर देखिए यहाँ पे भी हमें कुछ जो अनएजुकेट, जो लोग एजुकेट नहीं है, जो चीजें नहीं है, उस पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीजें पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मल कोई पर्सन मान लीजिए किसी जॉब में जाता है, उसे वो जॉब नहीं सूट करती, वो उस जॉब में नहीं काम कर पाता,
तो वो अपनी जॉब को स्विच करता है और कोई दूसरी जॉब को कर लेता है। तो कहीं पे भी ये चीज नहीं होती भाई आपने कहीं पे काम किया, सारी चीजें की, आपको वहां पे आपने अपनी सर्विस दी, उसके बदले आपको पैसा मिला, आपने दूसरी जॉब ज्वाइन कर लिया, आपको वहां पे अपना पैसा मिला, तो यहाँ पे सब कुछ होता है। लेकिन हम इस इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं या कोई चीज हो रही होती है, तो आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा बोला जाता है। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि ये चीज सही नहीं है, या किसी भी पॉइंट पे आप अच्छा फील नहीं करते, आपको लगता है ये आपकी और आपकी टीम के लिए सही नहीं है, और आप वहां से ये डिसीजन लेते हैं, आपने एक जगह काम किया, अपनी पूरी वैल्यू दी, अपना टाइम दिया, दिन रात काम किया, और आपने किसी पॉइंट पे किन्हीं चीजों पे आपको लगा कि ये चीजें नहीं ठीक हो रही हैं, आपकी टीम के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, और आप वहां से कोई डिसीजन लेते हैं, तो सर यहाँ हम उस चीज की वैल्यू क्यों नहीं करते हैं, यहाँ उस चीज को एक मैच्योर तरीके से क्यों नहीं लेते हैं, या हर कोई ऐसा क्यों होता है? इस पे थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा जानना चाहूंगा सर। देखिए सर पंकज जी, इस चीज को बड़ा डीपली समझिएगा। इसके बड़े क्रक्स हैं, बाकी बहुत से लोग मेरी बात से नाराज भी हो जाएंगे, खैर उनसे फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे तो कम से कम नहीं पड़ता है। एक पॉलिसी होती है एवरीवन इज वेलकम, एक पॉलिसी होती है नॉट एवरीवन इज वेलकम। कुछ जगह पे सिस्टम्स है जहां पे लोगों को फिल्टर करके लिया जाता है, और कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिनमें लेके फिल्टर किया जाता है। दो प्रकार के सिस्टम डिजाइन होते हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं आज आपको एक फैक्ट बताता हूं, उससे आप नेटवर्क मार्केटिंग को रिलेट कर पाएंगे। डू यू नो कि जिस साइंटिस्ट ने डायनामाइट को इन्वेंट किया था, उस साइंटिस्ट की लाइफ कैसे खत्म हुई थी और उन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट क्यों किया था? डू यू नो दैट द पर्सन हु फाउंडेड बेसिकली आरडीएक्स, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड आरडीएक्स? नो सर। उस साइंटिस्ट ने देखा कि लोग ना पहाड़ तोड़ते हैं और पहाड़ तोड़ने बहुत जरूरी है रास्ते बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा इन्वेंट करता हूं जिससे पहाड़ तोड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन उस साइंटिस्ट ने अपने इस इन्वेंशन की वजह से सुसाइड किया था। जब उन्होंने देखा कि आरडीएक्स से कुछ जानें ले ली गई हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे से बहुत गलत डिस्कवरी हो गई। उनका आइडियोलॉजी बेचारे का सिर्फ इतना फोकस था कि पहाड़ों में से चट्टाने टूट जाएं, लोगों का काम और पब्लिक का काम आसान हो जाए, इसलिए उसने आरडीएक्स बनाया। लोगों ने उसका इस्तेमाल आपका आतंकवाद फैलाने में, पब्लिक को मारने में कर दिया, एंड एवरीवन डाइड एंड ही कमिटेड सुसाइड। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया था जो सबके लिए हो, मतलब जिसमें डिस्क्रिपेंसी क्रिएट ना हो, कास्ट, क्रीड, सेक्स, एजुकेशन, रूरल, अर्बन, इन बेसिस की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इनकी डिस्क्रिमिनेशन के बिना सबको डायरेक्ट सेलिंग एक मौका देना चाहती थी ग्रो करने का। एंड इट वेंट वंडरफुल वेर एवर पब्लिक वर एजुकेटेड, और गवर्नमेंट जो है जहां पे उनको बेसिक राइट्स दे रही थी, ये बहुत अमेजिंगली काम कर रहा था मॉडल। बट अनफॉर्चुनेटली ये मॉडल इंडिया में भी आ गया, गलती हो गई इनसे। अब ये इंडिया में आए तो इंडिया में हमने इसको क्या सिस्टम बनाया, हमने इसमें लोगों को फिल्टर करके नहीं लिया, उल्टा सिस्टम में लाके फिल्टर कर रहे हैं। 99% लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पे सेल्समैन से हुई, उन बेचारों को सिर्फ आज तक सेल्स करनी आती है, पब्लिक के हाथ पैर जोड़ के ज्वाइन करवाना आता है। उन्होंने पब्लिक के ईगो को अननेसेसरीली अपलिफ्ट कर दिया। नॉट एवरीवन इज वेलकम जो पॉलिसी थी, जो फिल्टर करने की पॉलिसी थी, उसको ब्रीच करके उन्हें बताया गया था कि दिस इज प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। तो उन्होंने दिल से लगा लिया, उन्होंने बोला कि अगर सबके लिए मौका है ना, तो सभी को ज्वाइन कराना है। सब ज्वाइन नहीं करेंगे सर। मौके की अहमियत समझना, प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। और जो लोग प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, वो बड़े बड़े सपने लेके आ गए, क्योंकि सपने तो हैं सब, प्लेटफॉर्म तो पावरफुल है। अगर पावरफुल प्लेटफॉर्म को आप देखेंगे तो सपने तो जागेंगे। सी मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, कैटरीना कैफ को विक्की कौशल ले गया, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि उसकी शक्ल देख के बाकी लोगों के अरमान नहीं जागते थे। अगर वो सुंदर है तो डेफिनेटली बात है आपकी भी एस्पिरेशन जागेगी। बट आप विक्की कौशल बनने के लायक हो या नहीं हो, ये आपको डिसाइड। ये तो कैटरीना आप चाहने से तो मिलेगी नहीं ना, उसके लिए एफर्ट तो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर एक अपॉर्चुनिटी दी जाती, कैटरीना बोल देती कि मैं अपना स्वयंवर रचाना चाहती हूं, तो सर दंगे हो जाते उस शहर के अंदर ना, पुलिस प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाता। सेम सिचुएशन वेंट विद डायरेक्शन। हम लोगों ने फिल्टर नहीं किया तो एक ऐसी अजीब भीड़ आ गई है जिसने इसको अजायब घर बना के रख दिया है। आज तक हिंदुस्तान में पब्लिक के हाथ में दो चीजें दी गई। एक दिया गया देश की संसद चुनने का अधिकार,
और पब्लिक अगर सबसे ज्यादा नेगेटिव किसी चीज से है, नेटवर्क मार्केटिंग से भी ज्यादा, तो वो संसद से है, जबकि 100% खुद चुनती है। आईएएस से नेगेटिव नहीं है हमारी वो जो पब्लिक है, इतनी पुलिस से भी नेगेटिव नहीं है, इतनी अभिनेताओं से नेगेटिव नहीं है, फिल्म स्टार से नेगेटिव नहीं है, बाकियों से नेगेटिव नहीं है। 100% पब्लिक 100% नेताओं से नेगेटिव है। और यही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको 100% वही लोग चुनते हैं। मतलब एक नेता ऐसा है जिसको आईएएस आईपीएस नहीं चुनता। तो आप आईएएस आईपीएस में देखेंगे तो वो एक कड़े फिल्टराइजेशन के साथ गुजरते हैं, तो उनका लेवल अलग है, वहां के सिपाही का लेवल भी अलग है। बट जिस संसद को पब्लिक ने चुना उसका लेवल हम सब जानते हैं। मतलब हमारे नेता इतना गाली गलौज करते हैं, इतने लड़ाई झगड़े करते हैं, दंगे कराते हैं, इल माइंडेडनेस की हद है। द सेम गोज विद नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी पब्लिक को चुनने का अधिकार दे दिया, तो वो कुछ ऐसों को भर्ती कर लाए हैं जो संसद तक तो पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन एमएलएम को संसद बना दिया है। तो ये विपक्ष बन के बैठ गए हैं। तो पंकज जी कोई डिसीजन ले, किसी का भले का ले, कुछ भी करे, तो कोई तो बोल देगा ये सब मिले हुए हैं जी, मैं बता रहा हूँ जी, ये सब मिले हुए हैं जी, हम ही सच्चे हैं जी, हम ही ईमानदार हैं जी, मैं बता रहा हूँ पंकज जी डागर जी मिल गए हैं जी, ये सब ऐसे। तो कोई तो केजरीवाल पैदा होगा। और हमारे यहाँ एमएलएम में एक एसोसिएट पे 10,000 केजरीवाल बैठे हुए। तो कोई एक आदमी एक एक्शन ले ले, वो बाकी सारे के सारे चिल्लाने लग जाते हैं। तो दैट विल गोना हैपन, दैट विल कीप ऑन गोइंग। तो ये सब चलता रहेगा, दिस विल ऑलवेज बी डूइंग दैट। तो उन लोगों की राय मायने नहीं रखती। जैसे मोदी केजरीवाल को इग्नोर करता है क्योंकि सत्ता उसके पास है, तो हमारा रोल भी उनके साथ बड़ा क्लियर है। अपन लोग मोदी हैं, वो केजरीवाल। अभी मैं देख रहा था, एक आदमी पूछ रहा था कि आपको दारुनाइन से कितने पैसे मिले हैं। मेरा सवाल उनसे दूसरा, आपको इंटरेस्ट क्यों? मिले भी तो हम देने थोड़ी ना वाले हैं। आपको जरूरत है तो आप कमा लो ना, हमसे मांगोगे थोड़ी ना यार, हमें मिल गए तो आपको थोड़ी ना देने के लिए मिले हैं। तो जब हमारे पास होंगे तो हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको चाहिए तो आप कमा लो। हो सकता है किसी दिन ईश्वर दया करे आप 20 लाख बन जाओ कि आपको भी पैसे मिले, और हम दुआएं भी करेंगे। चलो आप तो हमारे लिए नहीं कर सकते, बट वी विल प्रे दैट यू मस्ट गेट मनी फ्रॉम समडे। तो अपन लोग तो दुआएं कर सकते हैं सर। अब अगर केजरीवाल को समझाने जाएंगे तो सर हम अपनी सत्ता भी खो देंगे। वो दिल्ली में खुश है, अपन यहाँ खुश है, जिसकी जैसी सत्ता चल रही है चला लो। बाकी मैं बता रहा हूँ ये सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी, सब हम ही सच्चे और दो ईमानदार आदमी, एक मैं और एक आप, बाकी ये सब मिले हुए हैं। ये जो कमेंट कर रहे हैं ये भी सब मिले हुए पंकज जी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो दिस विल कीप ऑन गोइंग सर। आपके रिप्लाई सर हमेशा उस लेवल के होते हैं कि अलग ही वो होता है। खैर सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। जैसा सर हमको लगभग आपको आइडिया, 15 फरवरी से हमने बिजनेस को अच्छे से करना शुरू किया आपके साथ में, और नो डाउट सर बहुत बेहतर सारी चीजें जा रही हैं। हमने जो प्रोडक्ट को लेके उस दिन सुना था, तो हम उस दिन सुन के वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि ठीक है हमने इंग्रेडिएंट पढ़े, पहली बार हमने इंग्रेडिएंट पढ़ना सीखा। आज मेरे पास सर यहाँ पे ना सारे प्रोडक्ट रखे रहते हैं, ये सब आपको दिखा रहा हूँ। तो पहली बार हमने सीखा कि हाँ भाई प्रोडक्ट को पढ़ के ये बताना होता है कि प्रोडक्ट अच्छा होता है, ना सिर्फ सुन के या दिखा के, आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ा के। क्योंकि हमने आपसे बोला था कि सर सब अच्छे प्रोडक्ट बताते हैं, आपके अच्छे हैं इस बात की क्या गारंटी है। तो आपका जो रिप्लाई था कि भाई मैं बताता नहीं हूँ मेरे अच्छे हैं, मैं पढ़ाता हूँ। तो ये पहली बार हम किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे थे जो हमसे ये बातें कर रहा था कि मैं बताता नहीं हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं नॉलेज देता हूँ, मैं एजुकेट करता हूँ। सो नो डाउट सर इंग्रेडिएंट उस दिन पढ़े थे, चीजें देखी थी, और उसके बाद सर रिजल्ट आपने देखा ही है सर। नोट हमने बहुत अच्छा बिजनेस इन पर निकाला है, प्रोडक्ट का बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, आज ही एक बच्ची का मैसेज आया मेरे पास, सर कितने दिन हुए में अभी 4 दिन हुए ना सर। सर आप बिलीव करेंगे, उसका रिप्लाई है कि मैंने 20,000 रुपए कमा लिए सिर्फ रिटेल। जरूर कमाएंगे सर। तो सर ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि सर बस प्रोडक्ट को यूज करके लोग यहाँ से एक अच्छी अपनी इनकम उठा पा रहे हैं, और फिर अपने आप को धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप को तैयार कर रहे हैं, टीम बिल्ड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नो डाउट सर प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। मतलब सर इतना कमाल का रिस्पॉन्स मैंने पहले कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। लोग मतलब एक बच्ची का सर इनकम गया था 75,000 का। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने और अंकुश सर ने हमने मिलके उसकी इनकम को कम करवाया। भाई नहीं डालेंगे क्योंकि लोग बिलीव ही नहीं करेंगे। बोले एक काम करो, इसको आधा करके डाल दो। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यार शायद लोग बिलीव ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें से किसी ने ये चीज पहले देखी नहीं थी। तो इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स है प्रोडक्ट। हमने मतलब ये चीज हमें समझ में आई कि बोल के नहीं, आप इंग्रेडिएंट पढ़ा के एजुकेट करा, और इससे सर कॉन्फिडेंस भी मिलता है, उधर अंदर से वो चीज फील होती है कि हाँ वो चीज जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रही है। आज हम नेचर के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हैं,
जब हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव चीज है। लेकिन आज एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ सर, कि प्रोडक्ट की वैल्यू हमें समझ में आ गई, प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ गई कि हाँ प्रोडक्ट के दम पे बहुत बड़ा किया जा सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सर जब एक टीम बनाने की बात आती है तो प्रोडक्ट के साथ आप ऐसी कौन सी एक और चीज साथ में ऐड करना चाहेंगे जो बड़ा करने के लिए इस बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए सर, मैं पूरी इंडस्ट्री में चाहूंगा, और हमारी इंडस्ट्री जिस चीज की मार भुगत रही है वो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज है जिसे कंपनी दे सकती थी, तो वो तो खैर दारुजान ने पूरा कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग के मंच पे हम वो एक यूनिक कंपनी है जिसने पहले पार्ट को तो पूरा कर दिया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना पंकज जी डायरेक्ट सेलिंग में, वो है डायरेक्ट सेलर की इंटीग्रिटी। डायरेक्ट सेलर का उसूल क्या है, मतलब वो सैद्धांतिक कितना है। बेसिकली बात करें तो हम जो चीज भुगत रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा कि हमारे सिद्धांत कितने लो लेवल पे हैं। मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, मेरी हैबिट क्या है, गलत हैबिट क्या, लोग मुझे क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि मैं रिसेंट एग्जांपल उठाता हूँ, मैं लंबी चीजें नहीं करता। जैसे भी एक आदमी ने बार बार मेरा आपका लाइव है, कुछ पॉजिटिव है, क्रिएट कर रहे हैं, 1% इज मोर इंटरेस्टेड पंकज जी को क्या मिला है। अब मुझे नहीं पता उसका आपका क्या लेना देना है, वो ये जानना चाह रहा है कितना मिल गया तो मैं अपनी उधार ले लूं या क्या है, बट ये उस कैसे उधारी नहीं है सर? अरे हो सकता अगले का हो भाई, पिछले जन्म का हो, आपको इस जन्म में याद ना हो, लेकिन ये अगले लेवल की इंटीग्रिटी जरूर शो कर रहा है। अब ये बंदा कॉमन मार्केट से तो नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग का, चलो हम तो नहीं जानते, और खैर मैं उनको हर्ट भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन समझने की बात है तो हमारा ही फेलो ब्रदर। ये इंटीग्रेटेड इशू है सर, ये इंटीग्रिटी इशू है। मैं अपनी इंडस्ट्री में किसी आदमी से कर रहा हूँ, मेरा क्या कंसर्न है, चलो किसी को मिला भी है, कुछ भी मिला, और अगर ये क्वेश्चन होता तो ये पंकज जी की टीम को होना चाहिए, सवाल भी उसका जिसका कोई लेना देना नहीं है। एंड व्हाई वी आर आस्किंग सम क्वेश्चंस लाइक दैट, हमारा इंटीग्रिटी लेवल कमजोर है, हमारे सिद्धांत कमजोर है। हम उन बच्चों के लिए कंसर्न नहीं है जो मेरी टीम में है, जो मेरे साथ बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे, जो मुझ पर विश्वास करके आए हैं। मेरा कंसर्न क्या है, जो मुझसे व्यक्ति इंपैक्ट नहीं रखता, इफेक्ट नहीं करता, उसको ब्लेम करूं। जो मैंने कहा राजनीति, दिल्ली की पब्लिक ने दिल्ली को वोट दिया, आप दिल्ली को सवारो ना यार, आप मोदी को गाली क्यों देते रहते हो रोज, मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने क्या नहीं किया वो सुनने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने केजरीवाल को वोट किया, मेरा ये सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है आपने मेरे लिए क्या करा। मुझे एक व्यक्ति ने कहा यू कांट रेज क्वेश्चन टू केजरीवाल, मैं तो लाइव बोल रहा हूं, तो मैंने कहा सर आई एम द ओनली पर्सन हु कैन रेज क्वेश्चन टू केजरीवाल बिकॉज आई वोटेड। मैंने केजरीवाल को वोट किया तो सवाल करना मेरा बनता, आपका नहीं बनता। इफ यू वोटेड मोदी तो आप नहीं कर सकते। हमारी इंडियन पब्लिक क्या करती है, पहले वो किसी को वोट देगी, एक्स पर्सन को, और जिसको वोट देगी ना उसका फिर डिफेंड करेगी। अरे भाई क्वेश्चन भी आप ही करोगे, दूसरा थोड़ी ना कोई क्वेश्चन करेगा। लेकिन हमारी पब्लिक को क्या मजा आता है, बीजेपी केजरीवाल की धुनाई करे, केजरीवाल बीजेपी की धुनाई करे। ये दोनों की धुनाई आपस में नहीं होती, ये धुनाई पब्लिक की हो रही होती है। जवाबदेही किसके साथ है, इंटीग्रिटी क्या है, सिद्धांत कितना है, जब हम टीम में काम कर रहे हैं और आपका जो रोल डाउनलाइन के तौर पे आ जाए कि पंकज जी किसी की टीम में ना, किसी की डाउनलाइन है, जब डाउनलाइन के तौर पे आए तो आप 100% प्योर डाउनलाइन होने चाहिए। जब आपका रोल अपलाइन के तौर पे आए तो आप 100% प्योर अपलाइन होने चाहिए। जब आपका रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन लव लैक डेवलप हो तो आप 100% आइडेंटिकल, आदर्शवादी, क्रॉस लैक होने चाहिए, लव लैक होने चाहिए। तो जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जिस प्लेटफॉर्म पे जो रोल दिया जाए, जैसे फिल्म में जिसको रोल दिया जाता है और उसके साथ 100% जस्टिफिकेशन करता है, इस टाइप की इंटीग्रिटी मुझे लगता है प्रोडक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलर हूं या नहीं हूं, मैं जेन्युइनली डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं पब्लिक को जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहा हूं या मैं जेन्युइनली प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी टीम को जेन्युइन एजुकेट कर रहा हूं या मैं जेन्युइनली एजुकेट नहीं कर रहा हूं। ये सेल्फ क्वेश्चनिंग जोन, इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% लोगों में मिसिंग है, वो अपनी इंटीग्रिटी को छोड़ के दूसरों को गालियां देना, दूसरों की कमियां बताना, दूसरी कमियों को टारगेट करना, इसको जो बनाते हैं, ये सुधरने की बहुत रिक्वायरमेंट है। वी मस्ट फोकस ऑन दोज पीपल जो हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आदमी नहीं है जो इस टीम को छोड़ के उस टीम में गया, इस कंपनी को छोड़ के उसमें गया। हम उनको क्वेश्चन करते हैं लेकिन हमें करना कभी नहीं चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये है
कि जो लोग हम पे विश्वास करके आए हैं, जो मॉडल पे फेथ करके आए हैं, क्या बीइंग एन अपलाइन मैं उन्हें कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, और क्या मैं बीइंग ए डाउनलाइन अपनी अपलाइन को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। एग्जैक्टली सर। तो मैं अपलाइन होके डाउनलाइन को कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, डाउनलाइन होके अपलाइन को कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, मैं ओवरऑल अपनी इंडस्ट्री को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। ये इंटीग्रिटी प्राइम इंपॉर्टेंस की चीज है सर। मैं अपनी अपलाइन को भी कर रहा हूं, डाउनलाइन को भी कर रहा हूं, अपनी कंपनी को भी कर रहा हूं, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को छोटा कर रहा हूं। ये गलत है। मेरे को अपने फेलो ब्रदर्स का, फेलो कंपनीज का भी साथ लेना पड़ता है। हंसी मजाक करके हमें चाहिए कि हम उनके लिए भी अच्छा काम करें, उनके लिए भी खड़ा रहें। हम अपनी इंडस्ट्री के इमेज को खुद पुअर कर रहे हैं, दूसरे नेगेटिव नहीं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति पे 100 व्यक्ति पत्थर फेंकते हैं और नेटवर्कर फेंकते हैं। आम पब्लिक कभी आके नेगेटिव कमेंट नहीं करेगी। कमेंट कौन करता है? फेलो नेटवर्कर आके करेगा। जिसको पॉजिटिव बोलना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री में यार पंकज चौधरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डागर जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बोलना चाहिए कि बाकी लोग हमारी इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, मिलने पे हम उनके लाइव जा जाके गाली देते हैं। कितना गलत कल्चर। तुम्हें क्या मिला क्या नहीं, तुम्हें क्या कंसर्न है। और मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, मिला है, दिया है, हो गया, तुम्हें नहीं देंगे, अब क्या करोगे, हो गया खत्म सवाल। मतलब इतना ही बोल दिया, इसको दिया तुम्हें नहीं देंगे तो क्या होगा। और जब हमारी टीमों को मतलब नहीं है तो ये क्या मतलब है। तो इंटीग्रिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटीग्रिटी के सिद्धांतों का बहुत बड़ा सवाल है, जो प्रोडक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है डायरेक्ट सेलिंग में। और जो नई नेटवर्क मार्केटिंग लिखी जाएगी, अब एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय लिखा जाने वाला सर। डायरेक्ट सेलिंग पूरे तरीके से बदलने वाली है, फेज चेंज होने वाला है। अगर ये अध्याय जो लिखा जाएगा, ये जिस शाही से लिखा जाएगा ना सर, वो इंटीग्रिटी की शाही से लिखा जाएगा। और जो सुप्रीमली इंटीग्रिटी वाले लोग हैं वही कल के सितारे बनेंगे। पुराने सितारे अगर इंटीग्रिटी को नहीं अपनाएंगे बुझ जाएंगे। नए सितारे जो इंटीग्रिटी को अपनाएंगे वो बहुत ब्राइट फ्यूचर बना के भी लेके जाएंगे। ये कंफर्म्ड है। 100% सर। तो सर बहुत सही बात आपने बोली। जब मेरे से कोई बोलता है तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस के बजाय एक दिन मेरे साथ रह के देख ले और मेरा शेड्यूल देख, मेरे साथ काम करके देख, पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री से मतलब मैंने कितना सीखा है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कि अपनी टीम के साथ क्या काम कर रहा हूँ, उनके लिए क्या होगा, तो तुझे पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या होता है। पर तो पहले उसे जवाब दो कि आपको पैसा कितना मिला, फिर वो आपके साथ मैंने बता दिया सर, मेरे पूरा घर भर चुका है, कंप्लीट है। मैंने कहा आ जाओ, मेरे को कमरे ही भर गए मेरे, तो मैं टेंशन ना लो। आज रात को चारों तरफ से दरवाजे बंद करके सोना। हाँ सर, पूरा लॉक करके सोता हूँ। सो सर वरना पैसे का नुकसान तो नहीं होगा, तालों का नुकसान जरूर हो जाएगा। यस सर। जी तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है। जब आपसे मैं मिला था, मैं आपको बता रहा था कि सर मैंने आपकी नॉलेज और उन चीजों को देखा, मेरे को लगा कि मैं, मेरी टीम, हम सब बहुत सिक्योर होंगे। और नो डाउट सर, ईमानदारी से हम मेहनत करते हैं। मैंने आपको पहले भी सारी चीजें बताई थी। तो एक हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो सर आज लाइव है। और हालांकि मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, बट मैं चाहता हूँ आज मेरी टीम साथ में है। 3 महीने पहले आपको मिला था, एक छोटा सा बच्चा था, सारी चीजें थी। इन 3 महीने के अंदर आपने मतलब हमारी टीम की तरफ से किस तरीके की चीजें देखी हमने काम में, हर तरीके से, मतलब आप क्या बताना चाहेंगे, हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? तो द बिगेस्ट थिंग इज दैट, जो मैंने कहा था कि टीमों में सच्चाई बहुत अच्छी है। आपकी टीमों में जो मैं बेस्ट चैप्टर देखता हूँ, जिसकी मैंने बात करी थी, वो सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि इंटीग्रिटी, जो इशू मैं आपको बोल रहा था, वो आपकी टीमों के अंदर बहुत अच्छा है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं ओपनली भी ये बात बोल सकता हूँ कि अगर कोई किसी भी कंपनी में है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो आपकी टीम में इसलिए ज्वाइन कर सकता है कि उसको एटलीस्ट नेटवर्क मार्केटिंग की कोई सैद्धांतिक टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा, जहां सच्ची अपलाइंस है, सच्ची डाउनलाइंस है, सच्ची क्रॉस लेग्स है। 10% लोग तो कहीं पर भी कैसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं, लेकिन 90% लोग वाकई में बहुत जेन्युइन है जो आपकी टीमों को कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं। टीम का हर एक व्यक्ति अपनी कंपनी का, अपने सिस्टम का जो होता है फेस होता है। तो वो फेस कौन है, वो फेस कैसा है, वो बहुत मैटर करता है। तो आपकी टीम्स के मोस्टली जो बच्चे हैं उन पे प्राउड किया जा सकता है कि अगर कल को ये चेहरा हमारे को मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वी आर रियली ऑनर्ड दैट वी केम टुगेदर एंड वी आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय सच ए पर्सनालिटी। एजुकेटेड बच्चे हैं, एथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है एक दूसरे का। जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है आपकी टीमों में, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, कमिटमेंट्स हैं, टाइम पे आते हैं, अपने सेमिनार्स को 100% देते हैं। कोटा में मीटिंग थी, बहुत गर्मी थी, सब बच्चे जो हैं वो ऑन टाइम थे। तो ये चीजें जो हैं
ये उन चीजों के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं. सो दिस इज द मोस्ट precise thing I can tell you about the team in which you are leading. तो आपकी लीड करने वाली टीम के अंदर ये बहुत अच्छा है, और जो मुझे दिखता है कि बहुत फ्यूचरिस्टिक टीम है, यंग बच्चों से भरी हुई टीम है और 100% इंटीग्रिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं. तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ. तो वी आर लकी एनफ दैट वी केम टुगेदर एंड विल अचीव माइलस्टोन्स ऑल टुगेदर. तो वो बहुत प्यारा है. तो सभी लोग जो हैं सुबह 6 बजे कमिटेड हैं, 6 बजे ऑन टाइम सेशन अटेंड करेंगे, हर नॉलेज को बहुत ब्रीफली लेते हैं, नोट्स बहुत अच्छे से बनाते हैं. नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो एसेट्स खो गए थे वो एसेट्स आपकी टीमों ने संभाल के रखे हुए हैं. तो अगर किसी को परफेक्ट मॉडल सिखाना हो कि कैसे इंडस्ट्री में काम किया जाता है, तो एक टीम की वर्किंग दिखा के वो काम सिखाया जा सकता है. आदर्श आइडियल वर्क कैसे होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, वो ये टीम रिप्रेजेंट करती है सर. यस सर. अभी सर मुझे याद है कल ही के दिन मेरे पास एक मतलब नॉर्मली कॉल आया था कि मेरे को क्या हेल्प मिल सकती है, जो बहुत सिंपल सी चीज है. तो मैंने उनको बड़ा सिंपल रिप्लाई किया कि हाँ, मैं आपको टीम बनाना सिखा सकता हूँ, लीडरशिप सिखा सकता हूँ, इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है. तो वो चीज तो सर आप उसे इस लायक बना दो कि उसे दोबारा जिंदगी में हेल्प मांगनी ना पड़े. हम उसको ये कर सकते हैं कि उसे हेल्प मांगनी ना पड़े, इस लायक बना सकते हैं. एग्जैक्टली सर. वो चीज सर आपसे सीखी है कि ये एक एक्चुअल चीज है कि जब आप लोगों को काबिल बना देते हो, जब आप एक्चुअल में लोगों की ग्रोथ के लिए काम करते हो, तो वो फील हमें वापस से मिलना शुरू हुआ है. बट यहाँ पर सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि मैं पब्लिकली नहीं पूछना चाह रहा था, बट सर आपके रिप्लाई बड़े प्यारे होते तो मैंने सोचा पूछ लेता हूँ. तो क्योंकि सर देखिए, पहले आपको देखता था सोशल मीडिया पे चीजें ज्यादा होती थी, आपके पास टच में आए तो आपने एक चीज सिखाई कि पंकज जी वो नहीं करना है, हमें लोगों को ग्रो कराना है, हमें लोगों का डेवलपमेंट करना है. तो पिछले 2-3 महीने लोगों ने बहुत ज्यादा तो बहुत सारे लोगों के ये चीजें आ जाती है कि पंकज जी तो ये हो गया, वो तो अब सोशल मीडिया पे उतना वो दिखाते ही नहीं है, चीजें नहीं होते हैं. तो सर ये आपने रोक तो लिया है ना. तो मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि ये चीजें जो है लोग जो क्वेश्चन करते हैं उसका क्या रिप्लाई किया जाना चाहिए, मतलब दिखाना जरूरी होता है क्या सर? दो चीजें हैं. एक, इस इंडस्ट्री के अलावा मुझे ये बताओ कि इससे ज्यादा कमाइयां क्या लोग नहीं कर रहे, कहीं दिखा रहे हैं? आज तक कभी भी हमारे वो सुंदर पिचाई है, शायद मैं नाम भूल गया, बड़ा मिस्टेक हो गया, सुंदर पिचाई है शायद नाम, उनकी इतनी बड़ी इनकम है, उन्होंने किसी को आज तक अपना चेक दिखाया, सोशल मीडिया पे आके बोला आई सुंदर पिचाई, थैंक्स गूगल फॉर सच एंड सच इनकम. इन लोगों को क्या लगता है कि एमडीएच के डिस्ट्रीब्यूटर कमा नहीं रहे? इन लोगों को क्या लगता है कि एप्पल बेचने वाला कमा नहीं रहा है? जब दूसरी इंडस्ट्री में रेपुटेबल लोग, रेपुटेशन देखिए पूरी इंडस्ट्री कल्चर से चलती है, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी ये छिछोराबाजी नहीं करते. आज एमडीएच का एक बंदा रोल्स रॉयस भी लेगा ना तो स्टेटस नहीं डालेगा आई थैंक यू एमडीएच, थैंक यू महाशय धर्मपाल जी, हट्टी जी वाले, थैंक यू ये पीढ़ी, थैंक यू वो पीढ़ी, सभी मेरे सीएनडब्ल्यू वालों को शुक्रगुजार करता हूँ, परमात्मा की दया से मैंने रोल्स रॉयस ले ली और इस महीने मेरी 36 लाख रुपए की इनकम बनी है एमडीएच से. जब वो ही लोग ये नहीं कर रहे हैं तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? कि हमारे पब्लिक इतना मजाक क्यों बनाती है? आप जिस छिछोरेपन से चीजों को दिखा रहे हो उससे तो भाई मजाक ही बनेगा. आपने पैसा कमाया, बहुत अच्छी बात है. आप इस इंडस्ट्री में बड़ा करने के लिए आए थे, आपने बड़ा कर लिया, बहुत बढ़िया बात है. आपने गाड़ी खरीदी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. परिवार को बैठाओ, परिवार को घुमाओ, उन्हें एक आइसक्रीम खिला के लाओ. परिवार बेचारा घर पे भूखा मर रहा है, ये आदमी सोशल मीडिया पे स्टेटस डाल के पहले टीमों में गाड़ियां घुमा रहा है. जब मैंने देखा कई लोगों का परिवार तो गाड़ी में जब बैठता है जो फर्स्ट सर्विस हो चुकी होती है, तो ये गाड़ी किसके लिए ली है भाई? ये पैसा किसके लिए कमा रहे हो? सोशल मीडिया पे ढोल वही आदमी पीट रहा है जिसको अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस नहीं है. बाहर से बंदे जोड़ने हैं. मैं सोशल मीडिया पे इनकम किसको दिखा रहा हूं? अपनी टीम को. अपनी टीम को तो मैं अपनी मीटिंग करके बता दूंगा यार. सोशल मीडिया पे अपनी इनकम पंकज जी केवल वही आदमी बता रहा है जिसे छिछोरेपन का ढोंग पीट के अरे मैंने कमा लिया, अरे मैं भी कमा ला, मैंने भी कमा लिया, मैंने कल दिखाया, मैं सबको बताना चाहता हूं मैं भी कल सकता हूं. वो जो आदमी बता रहा है वो डिंडोरा पीट रहा है कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ. अरे तेरे पास जितनी टीम है भाई उन पे ध्यान दे ले यार. तेरे पास है परमात्मा के दिए से कुछ बच्चे ढोल क्यों पीट रहा है? उन बच्चों को ग्रो करा. व्हाई यू वांट टू डिस्क्लोज योर इनकम ऑन सोशल मीडिया? आई जस्ट वांट टू सिंपली आस्क वन थिंग, why just you want to disclose your income on social media? उससे दो ही काम होंगे, या तो छिछोले जुल जाएंगे
या वो बिहार जैसे एरिया में कोई आदमी पकड़ के रंगदारी वसूल लेगा कि पंकज जी 7-7 लाख के चेक दिख रहे थे, आ जाओ एक बार अंदर बताओ कितनी इनकम करी है। बाकी लोगों के साथ हादसे क्यों नहीं होते सर? क्योंकि उनकी इनकम किसी को नहीं पता, अपने वाले तो चिल्ला चिल्ला के बताएंगे। ये फिर बिहार में मेरे एक एसोसिएट के साथ हादसा हुआ था, वो सेमिनार में चिल्ला चिल्ला के अपनी इनकम बता के आया, उसके बाद उसने 1 साल की इनकम दे के पीछा छुड़ाया था अपनी, उसके बाद उसने सेविंग भी नहीं थी, सब कुछ बिक गया था। तो जिन लोगों के बच्चों के साथ बेचारों के साथ ये नहीं हुआ ना, वो उछल उछल के इनकम बता रहे हैं, उनका भी वो नहीं पता, क्वेश्चनिंग नहीं पता है। दूसरा, फिर ये लोग बोलते हैं चल हमारी कंपनी पिरामिड स्कीम नहीं है, चल हम इनकम दिखा के बहका के ज्वाइन नहीं कराते। अरे इनकम दिखा के ही तो ज्वाइन करा रहे हो भाई, दूसरा कुछ है तुम्हारे पास? प्रोडक्ट तुम्हारे पास है नहीं, इंटीग्रिटी तुम्हारे पास है नहीं, लोगों को कैसे ना कैसे जोड़ के चेक बना लिया, उसी चेक को दिखा के लोगों को जोड़ते हो कि तुम भी कमा सकते हो, पर कितने कमाएंगे ये भी तो सवाल है। सो गुड प्रोडक्ट कैन बी गिवन टू एवरीवन, बट you can't let everyone join. So showing your check is not a good practice. Showing your check and enrolling people with the income you have earned is actually even legally wrong. मैं किसी को अपनी इनकम दिखा के सिस्टम में लेके आ रहा हूं, दिस इज कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग। और आज इस बात का सबसे बड़ा टेस्टिमनी दर्ज9 है, और मैं इस चीज को बड़ा प्राउडली बोलता हूं। 4 साल की ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक बंदे का चेक शो नहीं करा, एक बंदे का अचीवमेंट शो नहीं करा, बट स्टिल वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑन बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑल्सो। जो कंपनी हर साल अपना टर्नओवर एक्यूमुलेटिवली 200% से 400% कर रही है। तो ये जो चीज है ये सबसे बड़ी चीज है। और आज दर्ज9 ने एक चीज बता दी कि 26 साल की सम्मेलन की दुनिया में कोई मर्द एग्जिस्ट करता है जिसने एक भी आदमी को कमाई का लालच दिए बिना कंपनी को इस स्केल पे पहुंचाया है। दर्ज9 वो मर्द है कि अपने आप को ग्रोथ करा रहा है, 203% 100% ग्रोथ करता है, उसके बावजूद एक बार भी झूठी बैसाखियों का सहारा नहीं लिया, अपनी टीमों को एजुकेट किया, पब्लिक को जेन्युइनली प्रोडक्ट दिया, अपनी बच्चों को एजुकेट किया, टीम स्पिरिट डेवलप करी, एजुकेशन करा, इंटीग्रिटी करा, घटिया बैसाखियों का सहारा नहीं लिया, लोगों को झूठ नहीं बोला, लोगों को बहकाया नहीं, क्योंकि हम जानते थे हम हर किसी को नहीं कमा सकते हैं, तो हमने हर किसी को कमाई का सपना नहीं दिखाया, पर हम ये कॉन्फिडेंट थे कि हम हर किसी को शानदार प्रोडक्ट दे सकते हैं। हमने शानदार प्रोडक्ट का सपना हर किसी को दिखाया और अपने प्रोमिस को 100% डिलीवर भी किया। दैट इज द बेस्ट थिंग विच वी हैव डन इन दिस इंडस्ट्री एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट। तो हम चेक नहीं दिखाते, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है वो क्लियर कट है। थैंक यू सो मच सर। एग्जैक्टली आपकी ये जो सोच है, ये जो विजन है, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है, और ये जो सही टाइम पे सही एज में अगर मिल जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदलाव आता है। मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि यही एक चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मुझे लगा कि इन बदलाव की ज़रूरत है, इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो मुझे चाहिए थे, मेरी टीम को चाहिए थे, और उस चीज़ के चलते हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज भी आपका सेशन सुन के बहुत अच्छा लगा सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था कि न्यू इरा ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, एक नया युग शुरू हो जाएगा, नया एरा यहाँ पे लग जाएगा कि कहीं ना कहीं वो लोग जो एथिकल होंगे, जो जेन्युइन होंगे, जो सच में यहाँ पे काम कर रहे होंगे लोगों की ग्रोथ के लिए, वो कहीं ना कहीं अब आगे आएंगे और चीजें बहुत अलग तरीके से बदल जाएंगी। और सर कहीं ना कहीं आप देख भी रहे होंगे कि अब लोग उतने मैच्योर हो भी रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बातें हो रही हैं, चीजें हो रही हैं। तो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री का एक अलग चीज जो मैं देख पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं जब आप जैसे मेंटर, आप जैसे लोग मिलते हैं तो ये चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं, क्योंकि फिर वहां से एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। सो अगेन थैंक यू सो मच सर, आपके प्रेशियस टाइम के लिए, आपने टाइम दिया। और आपका जो मॉर्निंग सेशन है वो ऑलरेडी सर इतना हिट है कि लोग मतलब अलग ही लेवल का एक एक्साइटमेंट उस मॉर्निंग सेशन के अंदर होता है, लोग लगातार अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो सर अगेन मैं आपको यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं उनके सबके सामने मैं तहे दिल से थैंक यू देना चाहूंगा कि इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म, इतनी जबरदस्त सोच, इतनी जबरदस्त विजन के लिए, जहां हमें एक चीज मिली कि हमें सिर्फ दिखावा नहीं करना है, हमें सच में लोगों के लिए और अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए अच्छा करना है। तो थैंक यू सो मच अगेन। और जितने भी हमारे साथ लोग कनेक्ट हैं वो सभी सर आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, सभी थैंकफुल हैं सर। सो एट लास्ट बस यही है सर कि आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहे, हम जबरदस्त करेंगे सर। और अभी हमें सब 3 महीने हुए हैं, जब साल भर का समय होगा तो ये चीजें और बड़े लेवल पे दिखाई देंगी सर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर पंकज जी। थैंक यू सर, थैंक यू।